Hello students, how are you? This side Surendra Kumar, lecturer in English. Welcome you in 10th class lesson Nelson Mandela Long Walk to Freedom. स्टूडेंट्स, बहुत बार आपने देखा होगा कि आपको इस लेसन में प्रॉब्लम महसूस हुई होगी, जैसे कि आप इसको पढ़ना शुरू करते होंगे और क्योंकि इस टाइम में तो वैसे भी आप काफ़ी कंजस्टेड अपने आप को फील करते होंगे, तो आपकी इसी समस्या को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया आपके लिए, ताकि ये लेसन आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके जो राइटर हैं स्वयं नेल्सन मंडेला हैं और नेल्सन मंडेला का पूरा नाम है नेल्सन रोलिलहला मंडेला। स्टूडेंट्स, आपने मंडेला जी की पिक्चर तो देखी ही होगी। इस तस्वीर में मंडेला जी की है जो 1994 में ली हुई है। चलिए हम सबसे पहले राइटर के बारे में जानते हैं, अपने ऑथर के बारे में जानते हैं। हम नेल्सन मंडेला के बारे में जानते हैं। नेल्सन मंडेला का जन्म 1918 में हुआ था और 2013 में इनकी डेथ हुई। ही वॉज अ साउथ अफ्रीकन एंटी अपार्थीड रिवोल्यूशनरी। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है अपार्थीड, जिसको मैं अगली स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा, तो बहुत ध्यान से इस पूरे कंसेप्ट को जानने का प्रयास कीजिएगा। ही स्टडीड लॉ एट द यूनिवर्सिटी ऑफ फोर्ट हेयर। 1943 में इन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया और इन्होंने उसके बाद जो रेशियल सेग्रीगेशन पॉलिसी थी, जो सिस्टम था, उससे इन्होंने संघर्ष किया, उसके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी। इसके लिए इन्हें अरेस्ट भी किया गया और 1962 में उन्हें जेल में डाल दिया गया, जहां पर 27 साल तक वो जेल में रहे। ही वॉज रिलीज्ड इन 1990 और 1990 में उन्हें जेल से रिहा किया गया। इन 1994 में इनकी पार्टी ANC का मतलब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट जो जनरल इलेक्शन हुआ था साउथ अफ्रीका में, वो जीता और वो प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। और वो पहले ब्लैक थे। ब्लैक का मतलब यहाँ पर क्या है? हबशी। ब्लैक का मतलब यहाँ पर क्या है? हबशी, निग्रो। तो फर्स्ट ब्लैक थे टू रीच द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ इस कंट्री। अब इन्होंने अपने कंट्री के जो रेशियल ग्रुप्स हैं, जो अलग अलग जातियों के अलग अलग जो रेसिस के ग्रुप्स थे, उनके बीच में रिकॉन्सिलिएशन का काम किया, उनके बीच में भाईचारा बनाने के लिए इन्होंने काम किया। और एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जाननी चाहिए, ही डिक्लाइंड अ सेकेंड टर्म एज प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। वो साउथ अफ्रीका के सेकेंड टाइम भी प्रेसिडेंट के लिए कंटेस्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सेकेंड टाइम के लिए इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं सेकेंड टाइम अफ्रीका का प्रेसिडेंट बनना नहीं चाहता। और उन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। चलिए, अब हमने बात की थी अपार्थीड की और मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसे आपको समझना है, जिसे आपको जानना है। और इस स्लाइड को आप जितना अच्छे तरीके से समझेंगे, आप साउथ अफ्रीका की जो कंट्री है उसको उतना ही अच्छे तरीके से जान पाएंगे और नेल्सन मंडेला के संघर्ष को भी आप अच्छे से याद कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर मैं इसका कंपैरिजन इंडिया से करूं, इंडिया कब आज़ाद हुआ? 1947 में। उससे पहले हमारे यहाँ क्या सिस्टम था? ब्रिटिशर्स का राज था, अंग्रेज़ों का राज था और हमें कोई खास आज़ादी स्वतंत्रता नहीं थी। हम ना अपनी सरकार चुन सकते थे, ना उसमें हम अपना वोट डाल सकते थे। मतलब हम हर तरह से बंधे हुए थे, मजबूर थे। हम अपनी बात नहीं कह सकते थे। तो ऐसे ही अफ्रीका में एक सिस्टम था जिसे हम अपार्थीड के नाम से जानते हैं। और ये सिस्टम क्या था? अ सिस्टम ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन। रेशियल segregation that existed in South Africa or Southwest Africa from 1948 to 1990। यानी 1948 से लेकर 1990 तक साउथ अफ्रीका में
अपार्थीड नाम का ये सिस्टम, जहाँ पर विभिन्न जो जातियाँ थी वहाँ की, उनको एक दूसरे से अलग रखा गया। नेग्रोज और वाइट्स बिल्कुल अलग, गोरे और काले का जो भेद था वो बहुत ज़्यादा था। इट वॉज ए सिस्टम ऑफ लेजिस्लेशन, ये कानून ही पारित कर दिया था वहाँ पर कि सेग्रीगेशनिस्ट जो पॉलिसी है नॉन वाइट्स के अगेंस्ट, वो पारित कर दी गई थी। यानी उन्हें नेग्रोज को या जो ब्लैक्स थे साउथ अफ्रीका के, उनके सभी अधिकारों को छीन लिया गया, चाहे वो राजनीतिक थे, चाहे वो सामाजिक थे और चाहे वो इकोनॉमिक थे। और कमाल की बात यह है कि जो वहाँ के अंग्रेज, जो गोरे लोग थे, जो माइनॉरिटी में थे, बहुत कम थे, नेग्रोज से काफ़ी कम थे, उन लोगों ने वहाँ की जो पावर थी, चाहे पॉलिटिकल पावर थी, चाहे वो सोसाइटी का जो ढांचा था वो था, चाहे इकोनॉमिक पावर थी, वो सब उन्होंने कब्जा ली थी, वो सब उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। तो 1948 से और 1990 तक ये सिस्टम चलता रहा। यानी इतने टाइम तक जो साउथ अफ्रीका के नेग्रोज थे, उन्हें किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। ना वो चुनाव लड़ सकते थे, ना वो कोई इकोनॉमिक कोई ऐसी एक्टिविटी कर सकते थे कि खुद की कोई इंडस्ट्री लगा ले या कुछ और कर ले। तो इसी तरह उनका दमन होता रहा। अब इस लेसन की बैकग्राउंड को समझिए थोड़ा सा। ये एक ऑटोबायोग्राफी है। नेल्सन मंडेला ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये एक एग्जर्प्ट है, एक पार्ट लिया गया है उस बुक से, उस पूरे जो ऑटोबायोग्राफी है वहाँ से ये पार्ट जो है हमें आपको पढ़ाने के लिए लिया गया है। तो यहाँ पर इस बुक में नेल्सन मंडेला ने एक हिस्टोरिक ओकेजन है। क्या ओकेजन है? जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह था उसको द इनॉग्रेशन शब्द दिया गया 10 मई 1994। उस चीज़ को लेकर नेल्सन मंडेला ने लिखा है। तो हम इस पूरे लेसन में, मैं कह रहा हूँ इस पूरे लेसन में केवल हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि उस दिन के लिए नेल्सन मंडेला ने अपने देश के लिए क्या सपने देखे, अपने देश की सरकार के सबसे बड़े हेड होने के नाते उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी और इस दिन तक आने के लिए क्या क्या संघर्ष उन्होंने किए। अब आप समझ रहे हैं कि इन्होंने इस दिन तक आने के लिए, इस इलेक्शन में विजय तक क्या क्या इन्होंने किया और भविष्य में क्या करने वाले हैं, हम इस लेसन में जानने वाले हैं। चलिए अब इस लेसन की जो टेक्स्ट आपको दी गई है उसको समझने का प्रयास करते हैं। जो बात स्टूडेंट्स मैंने पीछे के पार्ट में बताई है, जो इससे पहले की स्लाइड्स मैंने कवर की हैं, सब उन्हीं बातों को आगे एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे कैसे सारा जो सीक्वेंस है वो चला। चलिए आगे चलते हैं। तो स्वेरिंग इन सेरेमनी की बात हो रही है, शपथ ग्रहण समारोह की बात हो रही है। तो ये कहाँ पर हुई थी? प्लेस था, एक जगह था सैंडस्टोन का बना हुआ, और उसके लिए एक शब्द यूज़ किया गया है एम्पी थिएटर। क्या वर्ड यूज़ किया गया है? एम्पी थिएटर। क्या होता है एम्पी थिएटर? एक बिल्डिंग विदाउट रूफ, जिसको हम ओपन एयर थिएटर भी बोलते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि एक बहुत बड़ी मतलब एरिया होता है जिसमें सीट्स बनी होती हैं बैठने के लिए, और उसके ऊपर छत नहीं होती है। और फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका का जो है टाउन है, तो वहाँ पर जो है ये सेरेमनी हो रही थी। तो उसके बारे में वहाँ पर उन्होंने जिक्र किया। और क्या बताया दिन के बारे में? इट वॉज ए ब्यूटीफुल डे। और इस दिन और इससे पहले इनके इलेक्शन जीतने के बाद जितने भी वर्ल्ड लीडर, जो डिग्नेटरीज, बड़े बड़े लोग साउथ अफ्रीका में आए और उन्होंने अपना साउथ अफ्रीका के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया कि आज साउथ अफ्रीका में एक नए सूर्य का उदय हो रहा है। यानी साउथ अफ्रीका को मान्यता दी जा रही थी पूरे विश्व में
जो साउथ अफ्रीका की नई सरकार थी, जिसमें नेल्सन मंडेला एज प्रेसिडेंट बने थे, उस सरकार को विश्व ने मान्यता दी। यानी ऐसा नहीं था कि नेल्सन मंडेला की सरकार बन गई और विश्व ने उसे अलग थलग कर दिया, ऐसा नहीं था। एक मान्यता मिली कि यस, नेल्सन मंडेला की जो सरकार है वो सबको स्वीकार्य है। तो प्रिटोरिया हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी फॉर डेकेड्स। अब जो पहले की सरकारें थी वो वाइट सुपरमेसी थी यहाँ पर, फॉर डेकेड्स माने कई दशकों तक। एक दशक, एक डिकेड कितने साल का होता है? 10 साल का। तो कहते हैं प्रिटोरिया में इससे पहले कई दशकों तक किसकी सरकार थी? वाइट्स की थी। सुपरमेसी का मतलब उन्हीं का राज चलता था, वही अपने कानून बनाते थे और वो अपने ही कानून काले लोगों पर, हबशियों पर, नेग्रोस पर, ब्लैक्स पर थोप देते थे। लेकिन आज, एंड नाउ, इट वॉज द ओकेजन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी जैसे हमारी इंडिया की डेमोक्रेसी है, इलेक्शन होता है, प्रधानमंत्री चुना जाता है, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट चुना गया था। नॉन रेशियल गवर्नमेंट यानी ये किसी प्रजाति के आधार पर, गोरे काले के आधार पर चुनाव नहीं लड़ा गया था। इट वॉज ए नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी। यानी ये नहीं था कि काले ही इसमें नेग्रोज ही थे सारे, नहीं, ये नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपको समझना है। अब पोडियम, पोडियम क्या होता है स्टूडेंट्स? जहाँ पर सम्मान समारोह होता है या जहाँ पर वो शपथ लेने जाते हैं, या जिसे हम मंच कहते हैं, जिसे हम मंच भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले जो शपथ दिलाई गई मिस्टर डी क्लार्क, और एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। मिस्टर डी क्लार्क क्या बने थे? सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। थैबो म्बेकी फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो नेल्सन मंडेला के नीचे 2 डिप्टी प्रेसिडेंट बनाए गए थे। फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट थे थैबो म्बेकी और सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट थे डी क्लार्क। और उस दिन उस पोडियम पर नेल्सन मंडेला की जो डॉटर है ज़ेनानी, वो भी वहाँ पर उपस्थित थी। अब स्टूडेंट्स, प्लेज, जो कसम ली जाती है, जो प्लेज ली जाती है, वो एक दर्पण होता है कि इसके बाद हमारा देश कैसे चलेगा। तो नेल्सन मंडेला की प्लेज को आपके लेसन में बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा गया है। और क्या प्लेज थी, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके निकाल के आपके लिए रखे हैं ताकि आप उस प्लेज को समझ पाएं। जो शपथ ली नेल्सन मंडेला ने उस दिन, वो क्या थी? पहली सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट शपथ होती है टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। जो संविधान होगा उसका सम्मान करना, कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करना। सेकेंड पॉइंट, टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। यानी आज से मैं अपने जो लोग हैं, जो साउथ अफ्रीका के सभी लोग हैं और पूरा साउथ अफ्रीका, मैं इसके लिए अपने आप को डिवोट करता हूँ। ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि भगवान हमारे देश में एक नई उम्मीद और एक नई शान शौकत हमारे देश में आए। लेकिन यहाँ पर वो ये नहीं भूले बताना कि इससे पहले क्या हुआ था। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, यानी वो जो दशकों तक अपार्थीड चला, उसे नेल्सन मंडेला ने क्या नाम दिया? ह्यूमन डिजास्टर। ह्यूमन डिजास्टर मीन कि जहाँ लोगों के अधिकार कुचले गए, जहाँ लोगों को गुलाम बनाया गया, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो बहुत लंबे समय चला। मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी ऑफ विच
ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। लेकिन यहाँ से एक ऐसे मानव समाज की रचना हो जिस पर मानवता गर्व करे। और वहाँ पर जो वर्ल्ड के जो गेस्ट आए हुए थे उनका उन्होंने धन्यवाद किया और क्या कहा, इट वॉज अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। जस्टिस न्याय के लिए विजय थी ये, पीस शांति की विजय है और ह्यूमन डिग्निटी की विजय है। स्टूडेंट्स, ह्यूमन डिग्निटी को मैं इस पार्ट में अलग से ले रहा हूँ, जो हम लास्ट तक जाते जाते अच्छे से समझेंगे कि ह्यूमन डिग्निटी होती क्या है। आगे उन्होंने क्या कहा, वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल ओवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, deprivation, suffering, gender and other discrimination। एक देश में अगर किसी को गुलाम बनाया जाता है तो उस गुलामी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपको पता चला? लाइन पढ़िए कि पॉवर्टी में आदमी, क्योंकि वो इकोनॉमिकली कोई काम नहीं कर सकता तो गरीब 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 और गरीब होते चले जाते हैं। डेप्रीवेशन, हर चीज़ से उनको वंचित किया जाता है, वो सफ़र करते हैं हर टाइम। जेंडर के तौर पे तो महिलाओं को शायद इतना सम्मान नहीं मिलता है। और अदर जो डिस्क्रिमिनेशन थे तो कहते हैं कि वी प्लेज आवरसेल्फ टू लिबरेट, कि हम अपने लोगों को आज़ाद करें, लिबरेट करें। किन बॉन्डेज से, कहाँ, किन चीज़ों से? पॉवर्टी से, डेप्रीवेशन से, सफरिंग से, जेंडर से और दूसरे जो डिस्क्रिमिनेशन है उनके साथ, उनसे उन्हें आज़ाद करना चाहिए, वो आज़ाद होने चाहिए। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, ये उनकी प्रतिबद्धता है, नहीं कभी नहीं। शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, कि मेरा देश इसके बाद फिर कभी, जैसा हमने पिछले इतिहास में पिछले कुछ 6, 7, 8 दशकों में भुगता है, ऐसा मेरा देश फिर कभी ना हो। हम ऐसी कोशिश करेंगे फिर कभी ऐसा हो ही ना। लेट फ्रीडम रीगेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। तो भगवान अफ्रीका को ब्लेस करे और हमारी फ्रीडम फिर चल पड़े, हम फिर आगे बढ़ना शुरू हों। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री रॉयल। अब देखिए, मिलिट्री का वहाँ एक पार्ट आता है, एयर जो साउथ अफ्रीकन जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, ट्रूप्स हैं, उनका एक शो होता है, उसका जिक्र किया नेल्सन मंडेला ने। तो वो जो शो है मिलिट्री का, मिलिट्री जनरल्स जो वहाँ पर आए हैं, वो किस चीज़ का प्रतीक है? देखिए, मिलिट्री एक देश की जो सीमाओं की प्रहरी होती है, वो उसका एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। और मिलिट्री जब आपकी सरकार के अंदर है, सरकार के साथ है, तो ये सोच के चलिए कि आपका जो कंट्री है वो हर तरह से सुरक्षित होगा, क्योंकि मिलिट्री अपना काम बखूबी करेगी। तो जो शो हुआ उसके बारे में क्या कहा कि मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, कि मिलिट्री भी, जो जनरल हैं, जो लोग प्रेसिडेंट से मिलने आए थे, नेल्सन मंडेला से मिले थे, उसका मतलब ये है कि मिलिट्री ने अपनी लॉयल्टी अपनी डेमोक्रेसी को दी है। यानी मिलिट्री की तरफ से कोई ऐसा नहीं हुआ कि ये सरकार गलत है और हम इस सरकार को शपथ लेने नहीं देंगे। जैसा कि आप बहुत कंट्रीज़ में देखते हैं, आप बहुत बार टीवी देखते होंगे, हमारा पड़ोसी देश है जहाँ पर क्या होता है, मिलिट्री कभी भी कब्जा कर सकती है, कभी भी कर लेती है। तो ऐसी जगह ऐसी चीज़ें जो है बहुत इम्पोर्टेंट रखती हैं कि एक मिलिट्री पावर जब हो जाती है, जब मिलिट्री सरकार के साथ काम करती है, तो उसका जो समर्थन है वो देश की बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब उस दिन 2 नेशनल एंथम भी गाए गए। देखिए, जब लिबर्टी की बात की तो वहाँ पर जो है गोरे और कालों को सरकार में स्थान दिया गया, और उसी दिन 2 एंथम भी बजाए गए, नेशनल एंथम।
पहला था नकोसी स्केल ई अफ्रीका, विजन ऑफ वाइट्स, ये अफ्रीकन लैंग्वेज में है, तो ये वाइट्स के लिए गाया गया। डाई स्टेम ये ब्लैक्स के लिए गाया गया। तो दोनों जो कम्युनिटी हैं, जो दोनों रेसेस हैं वहाँ की, वाइट्स एंड ब्लैक्स, तो दोनों के नेशनल एंथम भी बजाए गए। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, आप सुनिए कि मंडेला ने अपने देश की जो पुरानी जो प्रथा है वो कैसे एक्सप्लेन की, कैसे बताया। मंडेला जी ने बताया कि 20th सेंचुरी में जो फर्स्ट डिकेड था तब ये सब कुछ शुरू हुआ था। एंग्लो बोयर वार हुआ था, एक वार का जिक्र करते हैं जहाँ पर वाइट स्किन जो पीपल थे साउथ अफ्रीका के, उसके बाद उन लोगों ने अपने जो डिफरेंसेस थे, जो उनके आपस के मतभेद थे, वो उन्होंने सॉर्ट आउट कर लिए, यानी कॉमनली वो समझौते पर आ गए। और क्या किया, इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड। तो उन गोरों ने, उन वाइट पीपल ने एक रेशियल डोमिनेशन सिस्टम बना लिया, किसके अगेंस्ट, डार्क स्किन्ड पीपल, नेग्रोज के अगेंस्ट। अपनी ही ज़मीन पर, अपने ही देश में उन्होंने इस तरह का एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि गोरे सभी अधिकार यूज़ करें और ब्लैक्स को कोई भी अधिकार ना हो। दे फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। कठोर अमानवीय सोसाइटीज़ का निर्माण किया उन्होंने। और लास्ट डिकेड अब आ गया है 20th सेंचुरी का, इट इज़ ओवरटर्न, यानी जो 20वीं शताब्दी के पहले डिकेड में शुरू हुआ वो 20वीं शताब्दी के ही लास्ट डिकेड में आते आते ख़त्म हो गया, उसे बदल दिया गया। अब ये जो आज़ादी मिली, जो आपको पता ही है कि कोई आज़ादी आपको आराम से दे देगा क्या, नहीं देता है। आज़ादी बहुत बार छीननी पड़ती है और मैक्सिमम टाइम छीननी पड़ती है। आप भारत की आज़ादी के संघर्ष को पढ़िए, क्या अंग्रेज हमें ऐसे ही आज़ाद करके गए थे? नहीं, उन्हें खदेड़ना पड़ा था। जब हालत बेकाबू हुए तो उन्हें हमें आज़ाद करना ही पड़ा। तो सेम ऐसा ही हुआ। और जब हम उस आज़ादी को याद करते हैं तो उन लोगों को भी याद करते हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। बहुत सारे लोग हैं, तो उनको हम याद करते हैं, उनके सम्मान में हम शीश नवाते हैं। ऐसे ही नेल्सन मंडेला ने अपने उन लोगों को याद किया जिन्होंने आज़ादी के संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। सबसे पहले थाउजेंड्स ऑफ पीपल गेव अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस। देखिए, सबसे ज़्यादा वो लोग होते हैं जो अननोन होते हैं, जिन्हें कोई जानता नहीं है, और वो अपनी कुर्बानी देते हैं। देयर सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी रिपेड। कहता है उन लोगों ने, उन अनजान लोगों ने, उनकी गिनती नहीं की जा सकती। उन्होंने इतनी सफरिंग सही, इतना दर्द सहा, इतना साहस था कि हम उसकी कीमत कभी अदा नहीं कर सकते। फिर किस किस को याद किया? ओलिवर टेम्बोस, वाल्टर सिसुलुस, चीफ लिथुलिस, यूसुफ डेडूस, ब्रैम फिशर्स, रॉबर्ट्स सोबुक्विस। तो इन लोगों ने अफ्रीका की आज़ादी के लिए काम किए। प्रोमिनेंट लीडर्स थे जिन्होंने, नेल्सन मंडेला कहते हैं, मुझे मोटिवेट किया आगे आने के लिए, साहसी बनने के लिए और इस आज़ादी की लड़ाई में योगदान देने के लिए। अब नेल्सन मंडेला अपनी फ़िलॉसफी बताते हैं लाइफ की कि क्या फ़िलॉसफी थी उनकी। क्या कहते हैं? करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रूम्फ ओवर इट। कहता करेज का मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर डर नहीं है, रादर उसकी बजाय करेज क्या होता है? डर पर विजय पाना, डर को जीत लेना। डर नहीं होना अलग बात है, और डर पर विजय पा लेना ही करेज है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। वो बहादुर नहीं है जो डरता नहीं है, बट ही हु कंकर्स दैट फियर। जो उस डर को विजय पा लेता है, जो उस डर को जीत लेता है,
वो ब्रेव मैन है, वो बहादुर है, वो करेजियस है। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में आप विचार भी कर सकते हैं, अपने अंदर भी विचार कर सकते हैं कि क्या डर को आपने इतना प्रोमिनेंट कर दिया, इतना बड़ा कर दिया है कि आप उस डर की परिधि से कभी बाहर नहीं निकल रहे हैं। उस डर को जीतना, उसको काबू करना, उस पे विजय पाना, यही आपका जो है सही करेज है। मोर ह्यूमनली क्वालिटीज, इफ पीपल कैन लर्न टू हेट। अब मंडेला देखिए बहुत खूबसूरत शब्दों में कहते हैं, कहता है यदि लोग नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, क्योंकि प्यार आदमी के पास प्राकृतिक तरीके से आता है। नफरत तो उसको सीखनी पड़ती है, नफरत तो वो करता है, वो दूसरों की हरकतें देख के करता है, लेकिन प्यार तो कुदरत अपने आप उसको देती है। मैन्स गुडनेस इज ए फ्लेम, कहता आदमी की जो अच्छाई है ना, वो एक ऐसी आग है जो छिपी तो हुई है लेकिन बुझी नहीं है, बट नॉट एक्सटिंग्विश्ड, बुझी नहीं है, वो छुपी हुई है। और वही जो अच्छाई है, उसी अच्छाई को बाहर निकालना है। अब मंडेला जी कहते हैं कि हमारे आगे 2 ओब्लिगेशन हैं। देखिए हर व्यक्ति के पास हर समय 2 ओब्लिगेशन होती हैं जो उसे पूरी करनी पड़ती हैं। पहली ओब्लिगेशन परिवार के प्रति होती है, अपने परिवार की देखभाल करना, परिवार के लोगों के साथ बात करना, परिवार के लोगों का ख्याल रखना, उसका भरण पोषण करना। और सेकंड, ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कंट्री। जैसे मेरी, अगर मैं अपनी ऑब्लिगेशन की बात करूं तो मेरी ऑब्लिगेशन मेरा परिवार भी है, और मेरी ऑब्लिगेशन आप स्टूडेंट्स हैं। और आप स्टूडेंट्स क्योंकि भारत के भविष्य निर्माता हैं, तो मेरी ऑब्लिगेशन मेरे कंट्री के लिए भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इन दोनों ऑब्लिगेशंस को समझना पड़ेगा। आप स्टूडेंट हैं, आपकी भी 2 ऑब्लिगेशन है, एक तो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस कि हमारा बच्चा अच्छा करेगा, और सेकंड आपकी देश आपकी तरफ देख रहा है कि आप देश के बहुत बहादुर नौजवान बने और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं, देश को नई प्रगति की ओर लेकर जाएं। तो ये आपकी भी ट्विन ऑब्लिगेशन है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर आज तक आपने नहीं सोचा है तो अब आप अपनी ऑब्लिगेशंस को सोच लीजिए, क्योंकि मैं आपको ये बता चुका हूँ कि आपकी भी 2 ऑब्लिगेशन है, मेरी भी है, और हर व्यक्ति की जो कहीं भी है, कैसे भी है, उसकी भी ट्विन ऑब्लिगेशन होती है। लेकिन मंडेला जी आगे जब कह रहे हैं, क्या कहते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में, कहता मेरे जैसा व्यक्ति जिसका बर्थ है ना और कलर अगर ऐसा है तो ये दोनों ऑब्लिगेशन पूरी नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि ब्लैक्स को सदा दबा कर रखा गया, तो वो या तो परिवार के साथ चले या फिर देश के आज़ाद करवाएं। तो ये कहीं ना कहीं एक कमेंट है कि जहाँ पर आज़ादी की जब बात आती है, जहाँ लिबर्टी की बात आती है, फ्रीडम की बात आती है, तो ऐसे माहौल में फिर वो वन साइड होना पड़ता है। लेकिन खुशकिस्मती से हमारे देश में अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है। तो मंडेला जी अपने बचपन और अपनी जवानी के बारे में बात कर रहे हैं। कहते हैं बॉर्न टू बी ए फ्री चाइल्ड, मेरा जब जन्म हुआ तो मैं फ्री चाइल्ड था, आज़ादी थी। लेकिन जैसे जैसे मैं जवान होता गया मुझे पता चला अरे मैं तो आज़ाद ही नहीं हूँ, मेरी तो कोई फ्रीडम ही नहीं है। तो बॉर्न टू बी ए फ्री चाइल्ड वर्सेस स्लेवरी, तो ये 2 चीज़ें आपको मिलेंगी। मंडेला मेंशन्ड दैट ही वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट ही कुड नो, लेकिन जब वो जवान हुए कि हिज बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। कहता जो बचपन में मैं घर के आंगन के आसपास मैं घूमता रहता था, कहता वो तो आज़ादी भ्रम था। और आगे क्या कहते हैं, एज ए स्टूडेंट मैं अपनी लिए आज़ादी चाहता था, ही वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर हिमसेल्फ, मैं अपने लिए आज़ादी चाहता था कि मुझे आज़ादी मिले, मुझे सांस लेने को उस जगह मिले। ऑल हिज फ्रीडम वॉज वर कर्टेल्ड, क्यों? कहते मेरी सारी आज़ादी काट दी गई थी, कुछ भी मैं करने को फ्री नहीं था। और क्या रियलाइज़ किया कि एवरीवन इज़ ए स्लेव,
यानी जो उनकी कम्युनिटी के, जो उनके ब्लैक्स थे, वो सारे के सारे ही तो स्लेव थे, सभी तो गुलाम ही थे। वट फ्रीडम मेंट फॉर देम, मैंने कहा था ना कि मैं आगे बात करूंगा इस पे। ह्यूमन डिग्निटी की बात करते हैं। टू लिव विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वाभिमान से जीना, सम्मान से जीना, ये इंसान का सबसे बड़ा फैक्टर होता है उसकी लाइफ का। लेकिन इन लोगों को, जब हम गुलाम होते हैं किसी के, तो हमारे पास ना डिग्निटी होती है ना सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। ये गुलामी का सबसे बड़ा फैक्टर आप देखेंगे कि हम सम्मान से नहीं जी सकते, हमें दबे कुचले रहना पड़ेगा, हम अपनी बात नहीं कह सकते, हमें उसकी, हमारे मालिक की बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि वो राजा है, हम प्रजा हैं, हम स्लेव हैं उसके। सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं हो सकती, मैं अपने स्वाभिमान की बात नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे वही करना पड़ेगा जो कहेगा, चाहे मैं उसके कितना ही खिलाफ क्यों ना हूं। तो आज़ादी क्या थी? फ्री टू रन इन द फील्ड्स, मैं खेतों में घूमूं, मैं हर कहीं जा सकूं। फ्रीडम टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, मैं नदियों में, तालाब में, खुश उस हर पानी में, मतलब कोई भी देश का कोना मेरे लिए वर्जित ना हो। लेकिन ये तो जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, क्या आप किसी भी स्वतंत्रता सेनानी से बात कीजिए, आपको पता चल जाएगा, आप कहीं भी पढ़िए, आपको पता लग जाएगा कि क्या देश का हर कोना हर व्यक्ति के लिए सुगम था, वहाँ वो जा सकता था? क्या वो हर पद पर वो सिलेक्ट हो सकता था? नहीं था ऐसा। तो ये फ्रीडम चाहिए होती है, डिग्निटी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, सम्मान चाहिए हर व्यक्ति को, तो वो उस टाइम संभव नहीं था। अब मंडेला जी अपने बारे में क्या कहते हैं? कहते मैं लॉ को मानने वाला व्यक्ति था, मैं कानून को मानने वाला स्टूडेंट था, मैं कानून का एक ज्ञाता था और मैं मेरे देश के कानून को मानता था। लेकिन मैं क्या हो गया? मैं एक क्रिमिनल बन गया। मैं 27 साल जेल में रहा, मुझे क्रिमिनल बना दिया गया, मुझे क्रिमिनल के चार्जेस लग गए मेरे ऊपर, जबकि मैं अपने लोगों के लिए आज़ादी की मांग कर रहा था। तो क्या कहते हैं? ही वॉन्टेड टू लिव ए फ्री लाइफ विद डिग्निटी, कहता मैं सम्मान के साथ, डिग्निटी के साथ एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहता था, बट राइट्स हमसे ले लिए गए। तो मुझे अपने राइट वापस चाहिए थे, और उसके लिए मैंने अपने जीवन का तरीका बदला, मैंने अपने जीवन का रास्ता बदला, और मेरी लाइफ किस में बदल गई? लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू ए क्रिमिनल, फ्रॉम ए फैमिली लविंग हस्बैंड इन टू ए मैन विदाउट ए होम। मैं अपने परिवार को मानने वाला व्यक्ति था, अपने परिवार के साथ रहता था एक घर में, लेकिन आज मैं बिना घर के हो गया था। यानी एक समय ऐसा आया था जब मैं ए मैन विदाउट ए होम, एंड दैट फोर्स्ड हिम टू लिव लाइक ए मॉन्क। मैं एक साधु जैसा जीवन बिताने पर मजबूर हुआ। जो व्यक्ति अपने परिवार को चाहता था, परिवार के साथ रहना चाहता था, आज़ादी के साथ, सम्मान के साथ रहना चाहता था, वो आदमी क्रिमिनल जो है बन गया। प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, स्टूडेंट्स, ये दो चीज़ें, हम किसी के प्रति, हमारे विचार अगर तंग हैं, विचार हमारे बहुत वीक हैं, और हम किसी से नफरत करते हैं, किसी के प्रति द्वेष की भावना रखते हैं, प्रेजुडिस, द्वेष की भावना रखते हैं, तो ये दो चीज़ें हमारे लिए बहुत खतरनाक हैं। मंडेला क्या कहते हैं कि एक आदमी हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, अगर वो दूसरे की आज़ादी लेता है, इज़ ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वो घृणा का गुलाम है, प्रिजनर है, कैदी है। कैदी का मतलब गुलामी होता है, यानी जो व्यक्ति दूसरे की आज़ादी छीनता है वो घृणा करता है उस व्यक्ति से, वो घृणा का खुद गुलाम है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, वो इन प्रेजुडिस, विद्वेष और तंगहाली जो है उसका जो है वो गुलाम है। उसके दिमाग में विचार संकुचित है, उसकी विचारधारा बड़ी संकीर्ण है, नैरो माइंडेडनेस, संकीर्ण विचारधारा है उसकी। एंड इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम, कहता है यदि मैं किसी की आज़ादी मैं छीनता हूँ, आज कह रहे हैं वो, जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी,
तो मैं आज वही चीज़ महसूस करता हूँ कि मैं अगर अब किसी की आज़ादी छीनता हूँ प्रेसिडेंट होने के बाद, तो मैं भी वही हूँ। क्या हूँ? ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, नैरो माइंडेडनेस, प्रेजुडिस। मैं भी आज वही बन जाऊंगा अगर मैं वैसा ही करता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अपोजिट हो गया क्या? कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैं ना किसी से नफरत करता हूँ। मैं मेरे देश के हर नागरिक से, चाहे वो वाइट है चाहे ब्लैक है, मैं हर व्यक्ति से प्यार करता हूँ। तो मैं ऐसी परिस्थितियां नहीं आने दूंगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे लिए लेसन क्या है? लव योर फ्रीडम। अपनी आज़ादी से प्यार करो, अपनी आज़ादी को जियो। आज आपको आज़ादी मिली हुई है, उन लोगों ने कुर्बानियाँ दी जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया ताकि आने वाली जनरेशन आज़ादी से जी सके। उसे प्यार करो, उसके लिए लड़ो। अगर आपकी आज़ादी छिनती है तो उसके लिए संघर्ष करो। ये श्योर करो कि यू आर ए फ्रीडम गिवर। आप दूसरों को भी आज़ादी देते हैं, आप दूसरे की आज़ादी लेते नहीं हैं। कल को आप बहुत बड़ी पोस्ट पे जाओगे, आप बहुत बड़े परिदृश्य पे आओगे। आज बच्चे हो, कल बहुत बड़े बनोगे। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि आपको दूसरों को स्वतंत्रता देनी है, ना कि उनकी स्वतंत्रता लेनी है। उन्हें गुलाम नहीं बनाना, उन्हें उनकी आज़ादी के साथ, सम्मान के साथ जीने देना है। क्योंकि हम सब के अंदर कैपेबिलिटी है फाइट करने की इनजस्टिस के अगेंस्ट, और हमें केवल उस फाइट के लिए क्या चाहिए? करेज चाहिए। चाहे आप पढ़ाई करें, चाहे आप अपनी बात अपने टीचर को बोलें, चाहे पेरेंट्स के सामने अपनी बात कहें, चाहे आपको डर लगता हो, उस डर पर विजय कैसे पाना है, वो आपका करेज है। डर से डरना नहीं होता, डर नहीं होना विजय नहीं होती। डर है और उसको आपने विजय पाई, उस डर पे काबू पाया, यही आपका सच्चा करेज है और यहीं से आपके व्यक्तित्व का विकास शुरू होता है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेसन का जो कंटेंट है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद दिस सेशन विद मी। सी यू सून।